Hello everyone, welcome to Lono Sapiens, and today we are going to discuss the topic process of photosynthesis. In my last lecture, I told you about the raw materials of photosynthesis. इसमें मैंने आपको बताया था कि photosynthesis के प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है प्लांट को, वाटर सॉइल से मिलता है, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर लीव्स में क्लोरोप्लास्ट से प्रेजेंट होता है, और सनलाइट जो कि सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराती है, अगेन एटमॉस्फेयर से प्लांट को ऑब्टेन होता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का जनरल इक्वेशन क्या है। तो देखते हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको दिख रहा है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन हो रहा है, वाटर सॉइल से ऑब्टेन हो रहा है, और फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाटर का ब्रेकअप होता है, स्प्लिटिंग होती है, और ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड। देखिए आप यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर कंज्यूम हो रहे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 ही यूटिलाइज हुए हैं, बाकी 6 रिलीज हो गए हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, अगर इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ क्या बचेगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वो क्या बन रही है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव राइज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो 12 से कट गया। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो यहाँ पे थे, उन्होंने इन 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिड्यूस कर दिया, कैंसिल आउट करके 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे छोड़ दिए। तो इस पूरे रिएक्शन में जो जनरल प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? पहला तो ये हो रहा है कि जो वाटर है इससे बन रहा है ऑक्सीजन, इस वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, यानी वाटर इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन। नाउ व्हेन दिस वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स पानी से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, पानी से हाइड्रोजन निकल रहा है और बच रहा है ऑक्सीजन। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हम किसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं जहां या तो हाइड्रोजन निकल जाए और या ऑक्सीजन एडअप हो जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है? वाटर से हाइड्रोजन निकल के चला जा रहा है और बच रहा है ऑक्सीजन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, और ये जो हाइड्रोजन है जो यहाँ इस वाटर से निकला है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ जाएगा। C और O तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ पर ये वाला H जो यहाँ से निकला है वाटर से, ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा C और O में। तो C और O में जब H जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ? C और O तो पहले से था, H यहाँ पर और ऐड हो गया। तो किसी भी चीज़ में जब हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन में आप ये लिखेंगे कि वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द लाइट रिएक्शन, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द डार्क रिएक्शन। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर एक पाइल इकट्ठा करके ग्रेना बनाते हैं। तो ये जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइड में होता है। ठीक, और फिर मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में ग्राउंड सब्सटेंस एक मैट्रिक्स भरा होता है पूरे क्लोरोप्लास्ट में, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा।
डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि फोटोसिंथेसिस में कितने पार्ट्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फिर ये लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है। तो द आंसर विल बी लाइट रिएक्शन आपका थाइलाकॉइड में होता है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। तो नाउ वी विल स्टडी के लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। द फर्स्ट थिंग, लाइट रिएक्शन में जो सबसे पहली चीज होगी, सोलर एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी है फ्रॉम द सन, वो रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी इट इज कैप्चर्ड और इट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी है ये कैप्चर होगी बाय द क्लोरोफिल एंड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सोलर एनर्जी और द रेडिएंट एनर्जी द क्लोरोफिल गेट्स एक्साइटेड। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन इज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे और ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड गेट्स एक्साइटेड। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो एनर्जी ऑब्टेन की है, जो रेडिएंट एनर्जी और सोलर एनर्जी क्लोरोफिल ने ऑब्टेन की है फ्रॉम द सन, इस एनर्जी की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होगा। ये जो एनर्जी है जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द सन, इस एनर्जी की हेल्प से फोटोलिसिस होगा। अब ये फोटोलिसिस को मैं दो हिस्सों में आपको बताता हूँ। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइसिस का मतलब होता है, ये जो लाइसिस वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का लाइसिस हो रहा है, यानी पानी का ब्रेकडाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये लाइट कहाँ है, ये लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर रखी है जिसकी एनर्जी की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होगा। इसको हम जनरल ये नहीं बोलते कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, पूरा बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो सोलर एनर्जी जिसकी वजह से वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, ये सोलर एनर्जी प्लांट में कहाँ से आई है, आई तो है सन से, इसको एब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल ने। तो आप ये समझिए कि अगर क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, अगर क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता और एक्टिवेट नहीं होता, तो ये वाला स्टेप भी नहीं होता, क्योंकि ये जो स्टेप है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जब तक सोलर एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो एनर्जी प्लांट के अंदर नहीं आएगी, और जब एनर्जी प्लांट के अंदर नहीं आएगी तो वाटर का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। क्लियर, इसीलिए लिखा हुआ है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, प्रोसेस ये स्टार्ट ही नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। और ये प्रोसेस किस वजह से हो रहा है, लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से। ये वाला प्रोसेस किस वजह से हो रहा है कि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसी की एनर्जी की हेल्प से वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि बिना सनलाइट के, बिना रेडिएंट एनर्जी के ये स्टेप्स हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस पार्ट को, पूरे इस पार्ट को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का अब मतलब समझाता हूँ। लाइट रिएक्शन इज दैट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। इस प्रोसेस के लिए लाइट ज़रूरी है, बिकॉज जब तक लाइट नहीं मिलेगी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइट नहीं होंगे और फिर उसके आगे जो फर्दर स्टेप्स हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। तो सिंस ऑल दीज स्टेप्स डिपेंड इनिशियली ऑन लाइट, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस लाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे सेकेंड स्टेप की, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, के वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये देखिए आपके सामने वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इट इज ब्रोकन अप इनटू H प्लस एंड OH माइनस। ये पानी टूट रहा है H प्लस में और OH माइनस में। क्लियर, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। नाउ द थर्ड स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बनेगी ऑक्सीजन। ये जो आपको फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में दिख रहा है कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ बनती है, यानी कि लाइट रिएक्शन वाले पार्ट में बनती है। तो अब इस स्टेप में हम समझेंगे कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए, फोटोलिसिस की वजह से हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयंस बने थे, और ये जो OH आयंस हैं
यही बनाएंगे ऑक्सीजन। ये देखिए, ये जो OH आयंस हैं यही बना रहे हैं ऑक्सीजन। तो कैसे बना रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस ये रिएक्ट करेंगे, OH आयंस बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। हाइड्रोक्सिल आयंस ये OH बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, और फिर यही OH जो है ये बनाएगा वाटर और ऑक्सीजन। ये OH वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये जो दो रिएक्शन है इनको आप याद रखिएगा कि हाइड्रोक्सिल आयन से किस तरह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस वो बनाएगा OH और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। फिर ये OH अगेन ये वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। यही वो ऑक्सीजन है जो कि लाइट रिएक्शन में फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पर फिर से देखिए कि सारे स्टेप इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, रेडिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा। ठीक, क्लोरोफिल अगर एक्साइट नहीं होगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। अगर पानी नहीं टूटा तो H+ और OH नहीं बनेगा, और अगर OH नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। तो ओवरऑल ये पूरा स्टेप जो है, ये पूरे प्रोसेसेस जो है, ये सब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए तो हम इसको लाइट रिएक्शन की हेडिंग में पढ़ रहे हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस, फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा बड़ा टर्म है फोटोफॉस्फोराइलेशन, अलग अलग करके पढ़ते हैं। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, राइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन या एडिशन। तो यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब हुआ फॉस्फेट का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो। ठीक है, तो फोटो मतलब लाइट हो गया और फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया फॉस्फेट का एडिशन। अब देखते हैं फॉस्फेट का एडिशन कहाँ पर हो रहा है और क्या बन रहा है। देखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन ADP जो कि सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा, जिसको हमने अभी हेडिंग में बताया आपको, फॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये फॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक, और ये फॉस्फेट जो जुड़ रहा है ADP में, इट इज ड्यू टू द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इस प्रोसेस को यानी ADP में जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन बना था और तब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो अगला स्टेप है वो अपने पीछे वाले स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है, कि अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन का होना है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं होंगे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। तो ऑल दीज स्टेप्स आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब ADP में फॉस्फेट जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बनाएगा ATP। ATP हम जानते हैं ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कैसे बन रहा है? ADP में फॉस्फेट आके जुड़ रहा है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रॉन से आ रही है, जो कि इसके पहले वाले स्टेप में बन चुका थे इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द लास्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ NADPH। दिस NADPH इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये NADPH कैसे बनता है? NADP जैसे कि ADP सेल में पहले से प्रेजेंट था, उसी तरह से NADP भी सेल में पहले से प्रेजेंट है। ठीक, एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन्स यही वाले हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन गए थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ हो गए और बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। तो NADP सेल में पहले से प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में बने थे वो यहाँ पर काम आ गए। H+, ये H+ कहाँ से आया? H+ आ रहा है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, जो पानी टूटा था। ठीक, थोड़ा सा रिवाइज करिए वापस। पानी टूटा था तो OH तो यहाँ कंज्यूम हो गया था ऑक्सीजन बनाने में, H बच गया था। अभी H का कहीं भी रोल नहीं यहाँ पे दिखा था आपको। OH यहाँ पर कंज्यूम हो गया था जिसने बनाया था ऑक्सीजन। ठीक है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उनकी वजह से फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया था। ठीक, अब ये H+ बच गया था यहाँ पर। जब H+ बच गया था तो ये H+ प्रोटॉन्स ये यहाँ पर ऐड होंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा NADP में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बनाएगा NADPH। तो ओवरऑल अगर आप सारे स्टेप्स को देखिए तो सबसे पहले रेडिएंट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल ने ऑब्टेन की, और इस एनर्जी की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन हुआ इनटू H+ एंड OH माइनस। OH जो माइनस था वो कहाँ इस्तेमाल हो गया, वो कहाँ यूज़ अप हुआ? ऑक्सीजन बनाने में।
OH का यूज़ कहाँ पर हुआ? ऑक्सीजन बनाने में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। ये जो ऑक्सीजन बनने में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ATP का फॉर्मेशन हो गया। इन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, इनकी एनर्जी की वजह से ATP का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी यूटिलाइज हो गए जिन्होंने NADP को NADPH बनाया, तो H कहाँ से आया? H यहाँ से आया, ठीक है। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन H+, ये NADP में जा रहा है और NADPH बना रहा है, और ये जो OH है ये ऑक्सीजन बना रहा है। तो ये थे पूरे लाइट रिएक्शन के स्टेप्स के लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है। एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, इस एक्साइटेशन की वजह से पानी टूटता है, पानी के टूटने की वजह से H+ और OH- रिलीज होते हैं। OH- ऑक्सीजन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ऑक्सीजन जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स अगला स्टेप जो होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से H+ बने थे, ये H+, ये NADPH बनाएंगे, अगेन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या देखा कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है? 3 चीज़ें बन रही हैं। पहला बन रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देखिए पहली चीज़ जो बन रही है वो ऑक्सीजन है, ठीक। ये तो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ये ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी फॉर द एनिमल्स, सांस लेने के लिए उनके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है? ATP बन रहा है, और क्या बन रहा है? NADPH बन रहा है, ठीक। तो ये तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया। अब बचे क्या क्या? ATP और NADPH। अब ये ATP और NADPH बने क्यों हैं, इसको हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है डार्क रिएक्शन, उसमें समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें क्यों बनी थी। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द डार्क रिएक्शन, जो कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। और यहां पर हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में क्या प्रोसेस होता है। लाइट रिएक्शन में तो आपने ये पढ़ लिया कि लाइट रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब उसको एनर्जी मिलेगी फ्रॉम द सन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? पहली बात इनके नाम से समझते हैं। लाइट रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था कि इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ये बिना लाइट के शुरू नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन को हम डार्क क्यों कहते हैं? अंधेरे में होता है? नहीं, अंधेरे में नहीं होता है। इफ डार्क वर्ड का मतलब है कि दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट। लाइट रिएक्शन में तो लाइट चाहिए, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना लाइट के हो सकता है। तो ये दिन में भी हो जाएगा, अगर दिन है तो भी हो जाएगा, और रात है तो भी ये डार्क रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, एंड लाइट रिएक्शन इट इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट। तो लाइट रिएक्शन को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। डार्क रिएक्शन ये भी तो एक प्रोसेस है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो इस प्रोसेस को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उसके लिए हम वापस जाते हैं लाइट रिएक्शन पर। लाइट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें बन रही हैं, और एक तो ऑक्सीजन मैंने बताया था जो कि इवॉल्व हो गई, उसके अलावा ATP बन रहा था और NADPH बन रहा था, ठीक। ये जो ATP और NADPH है ये एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे टू कंटिन्यू टू रन द डार्क रिएक्शन। और अब देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे यानी कि ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो वाटर का फेट तो हमको पता चल गया कि वाटर के साथ क्या हुआ। वाटर का जो है वो फोटोलिसिस हो गया और उससे फिर H+ OH- रिलीज हुए और फिर उसकी वजह से ATP NADPH बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो वाटर के बारे में तो हमको समझ में आ गया कि इससे ये ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। वाटर की टूटने की वजह से ऑक्सीजन बन गया। इसी चीज़ को मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि पानी से वाटर से ऑक्सीजन बनता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है टू फॉर्म ऑक्सीजन। अब बचा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम ये समझेंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कैसे बन रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा है ये कहाँ बन रहा है? डार्क रिएक्शन में। और जो वाटर से ऑक्सीजन बना था ये कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में हम ये समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कैसे होता है इनटू ग्लूकोज। अब चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना, जो कि स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर लीफ के अंदर पहुंचा था, तो ये गैसियस फॉर्म है। नाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज।
तो अब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म चेंज हो गया और वो ग्लूकोज में चेंज हो गया, और ग्लूकोज में चेंज होने के बाद वो प्लांट में ही रह गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होके प्लांट के अंदर ही रह गया तो इस चीज को हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया, यहीं पर रुक गया, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है उसमें किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखिए लाइट रिएक्शन को एनर्जी तो मैंने बताया सनलाइट से मिलती है। डार्क रिएक्शन जो कि दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, मीन्स इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट, तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? लाइट रिएक्शन में एनर्जी के दो रिसोर्सेज बन रहे थे, ATP और NADPH। क्लियर? नाउ दिस ATP is being utilized over here in the dark reaction। ATP यहाँ पर यूज होगा, इसका फॉस्फेट जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो प्रोवाइड कराएगा एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन हो रहा है इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ATP विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इस टूटने की वजह से ट्राइफॉस्फेट जो डाइफॉस्फेट में टूट रहा है, इस टूटने में जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करेगा टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक, अब ये ADP जो बच गया यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं। ATP तो मालूम है कहाँ से आया, ATP यहाँ से आया जो लाइट रिएक्शन में बना था। अब ADP बच गया यहाँ पर, ये ADP कहाँ जाएगा? ये ADP वापस से लाइट रिएक्शन में आएगा, ADP वापस से लाइट रिएक्शन में आएगा। ये फोटोसिंथेसिस कोई एक बार का स्टेप थोड़ी है, ये तो दिन भर होता रहता है प्लांट में। तो जब दिन भर होता रहता है तो ADP तो खत्म हो जाएगा ना, अगर वो बार बार ATP में कन्वर्ट होता चला जाएगा तो ADP ये वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट किस लिए हुआ था? एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। डार्क रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड कराई इसने यहाँ पर और वापस ADP बन के फिर से यहाँ आ गया। ठीक है, तो ADP वापस इधर आ गया। अब देखते हैं दूसरा NADPH। NADPH का भी सेम वही है, NADPH लगेगा और NADP रिलीज हो जाएगा, NADP रिलीज हो जाएगा। तो ये NADP रिलीज होके कहाँ आएगा? ये भी यहाँ आ जाएगा लाइट रिएक्शन में। तो NADPH वहाँ गया ही क्यों था, या यहाँ पर ये कहें कि NADPH बना ही क्यों था यहाँ पर? NADPH आप देखिए और NADPH मिसिंग है, यहाँ पे H गायब हो गया है, ये वही H है। ये H कहाँ से आया था NADP के पास? H आया था H+ मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो रिलीज हो रहा था। तो ये NADP जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोटॉन निकल रहे थे, इस प्रोटॉन को जोड़ेगा अपने साथ और जोड़ के ले जाएगा डार्क रिएक्शन तक। वहाँ जाके इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया जो कि इसने वाटर से लिया था, वहाँ जाके हाइड्रोजन छोड़ दिया और NADP वापस आ गया यहाँ फिर से हाइड्रोजन ले जाने। ठीक, तो ADP वापस आ जाएगा, ATP वापस पहुँचा देगा फिर से जाके, NADP वापस आया, हाइड्रोजन लिया, फिर से वहाँ पहुँचा। तो ये साइकिल चलती रहती है इस तरह से। इसी साइकिल को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन की साइकिल है इसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। आपके सिलेबस में हालांकि केल्विन साइकिल नहीं है, केल्विन साइकिल क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाई जाती है। मेरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ATP जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और ADP वापस आ जाएगा। ठीक उसी तरह से NADPH यहाँ पर जा रहा है, हाइड्रोजन छोड़ रहा है और NADP के फॉर्म में वापस आ जा रहा है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, चलता रहता है। ADP आया, ATP बन के फिर चला जाएगा, NADP यहाँ से वापस इधर आ गया, प्रोटॉन जोड़ेगा, NADPH बनेगा, फिर वापस चला जाएगा। इसी को बोलते हैं केल्विन साइकिल। तो अब डार्क रिएक्शन में यहाँ देखते हैं CO2 तो था पहले से, जो कि प्लांट के अंदर लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू आ गया था। एनर्जी किसने प्रोवाइड कराई? ATP ने। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराई थी सन ने। यहाँ पर एनर्जी किसने प्रोवाइड कराई? ATP ने एनर्जी प्रोवाइड कराई। फिर CO2 में मैंने आपको यहाँ बताया था कि CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, C और O तो पहले से है, हाइड्रोजन ऐड होगा तभी तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, C और O तो पहले से था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये बनाएगा ग्लूकोज। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है इनटू ग्लूकोज।
तो आपकी बुक्स में भी लिखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। ठीक, तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी एटीपी से आ रही है। हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? ये लेके आ रहा है NADPH। NADP ने हाइड्रोजन यहां पे जोड़ा था, ये वाला, यहां पर देखिए आप, NADP ने ये वाला हाइड्रोजन जोड़ा था और NADPH बनाया, यहां पर गया हाइड्रोजन इनको दे दिया और NADP वापस आ गया अगला प्रोसेस करने के लिए, अगली साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो डार्क रिएक्शन में सिर्फ एक छोटी सी बात आपको समझना है कि डार्क रिएक्शन में होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन चाहिए और एनर्जी चाहिए। हाइड्रोजन इसको कौन देता है? NADPH। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP से। तो ओवरऑल लाइट रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड है डार्क रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ATP नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, और जब ATP नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले इट इज डिवाइडेड इनटू लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। इसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल और एक्साइट हो जाता है। इस एनर्जी की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है इनटू H+ एंड OH-। OH- जो है हाइड्रोक्सिल आयंस, ये बनाएंगे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके काम आ जाएंगे अगले स्टेप में। अगला कौन सा स्टेप है? ATP का फॉर्मेशन होगा, जिसको मैंने आपको बताया फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की वजह से ADP कन्वर्ट हो रहा है ATP में। फिर फोटोलिसिस से जो प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे, इसको NADP ने जोड़ा अपने साथ। NADP ने जोड़ा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से आए थे जब ऑक्सीजन बन रहा था, और NADP ने बनाया NADPH। तो लाइट रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी थी, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एनवायरनमेंट में, ATP और NADPH ये कंज्यूम हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में, क्योंकि डार्क रिएक्शन को लाइट तो चाहिए नहीं, वो बिना लाइट के भी हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में हो जाएगा, बिना लाइट के भी हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड है, वो एनर्जी सनलाइट से ले रहा है, वो एनर्जी तो ATP से ले रहा है, और ATP से एनर्जी ले रहा है मतलब वो लाइट रिएक्शन की एनर्जी जो बनी थी, और ATP से एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ATP जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी उसके ऊपर ये डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट है। तो अब डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है इनटू ग्लूकोज, एनर्जी इसको देता है ATP और हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कराता है NADPH। ATP एनर्जी देकर बन जाएगा ADP, वापस आ जाएगा यहाँ पर लाइट रिएक्शन में और फिर से ATP बना के पहुँच जाएगा वापस। NADPH हाइड्रोजन यहाँ छोड़ेगा, NADP बचेगा, NADP वापस आएगा और फिर से हाइड्रोजन लेकर जाएगा अगली साइकिल के लिए। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक पानी प्रेजेंट है और जब तक सनलाइट प्रेजेंट है। सनलाइट मिलती रहेगी और पानी टूटता रहेगा, H+OH बनते रहेंगे, H+OH- बनते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते रहेंगे तो ADP कन्वर्ट होगा ATP में, NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, और फिर ये दोनों कंज्यूम हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ glucose. So this was all about the process of photosynthesis. Now in the next lecture I am going to discuss about the factors that affect the rate of photosynthesis. वो कौन से factors हैं जो कि photosynthesis के rate को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में MCQs में पूछी जाती हैं या 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।